मैं इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वह है ग्रहों का पापत्व और शुभत्व। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और आप देख लीजिए कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो पापक ग्रह और शुभ ग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ज्योतिष में सर्वप्रथम एक नैसर्गिक पापक ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, और दूसरा जन्म कुंडली में भाव के आधार पर, अर्थात भाव का और मतलब ये जो पुस्तक बने हुए हैं इसके आधार पर भी पापक ग्रह और शुभ ग्रह होते हैं। अर्थात उन ग्रहों का पाप प्रभाव अर्थात अशुभ प्रभाव और उन ग्रहों का शुभ प्रभाव भी जाना जा सकता है। दो विधियां हैं, दोनों विषय पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहों का काल पुरुष में जिस प्रकार से ब्रह्मांड का आप ब्रह्मांड देखते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मांड के सारे जो सारी चीजें हैं वो काल पुरुष के अंतर्गत व्यक्ति की जन्म कुंडली से जाना जाता है। जिसमें सबसे पहले जो ग्रह है सूर्य चूंकि आत्मक कारक ग्रह होते हैं, चंद्र मन के कारक ग्रह होते हैं, मंगल सत्व के कारक ग्रह होते हैं, और उसके साथ साथ में जो बुध हैं वह वाणी के कारक ग्रह होते हैं, बृहस्पति विवेक सुख और विज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, शुक्र काम के कामाशक्त और काम वासना आदि चीजों के वह जो है कारक ग्रह होते हैं। वहीं पर जो शनि है वह दुख के कारक ग्रह होते हैं। तो अब इसमें आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इन सभी ग्रहों में पापक ग्रह कौन है। तो देखिए सभी ग्रहों में पापक ग्रह जो है क्षीण चंद्रमा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्षीण चंद्रमा और सूर्य मंगल शनि, और हमने सूर्य के सामने एरो का निशान बनाया। देखिए क्षीण चंद्रमा का मतलब ये होता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या ये 2 दिनों में अगर यदि आपका जन्म हुआ है तो वह उस समय के जन्म लेने वाले लोगों की कुंडली में चंद्र जो है क्षीण कहे गए हैं। जबकि चंद्र शुभग्रह होते हैं। बाकी समय मैं और बताऊंगा। चंद्र के बारे में एक चीज और आप समझ लीजिए कि और चंद्र बलवान कब कब होते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि केवल ये मैं बात कर रहा हूं पापक ग्रह में क्षीण चंद्र का, लेकिन चंद्र जिस भी यदि चंद्र क्षीण है तब तो वह अशुभ प्रभाव देंगे, किंतु चंद्र बलि और महाबली पूर्ण बलि कब होते हैं इस विषय को जानने के लिए आपको मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना करके रखा है। चंद्र यहाँ पर लिखा हूँ। सबसे पहला जो सूत्र है वह है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं तक, प्रतिपदा से 10वीं तिथि पर्यंत यदि आपका जन्म हुआ है तो चंद्र जो है वह मध्य बली कहे जाएंगे। अर्थात वह उनका जो बल है वह 50% आपकी जन्म कुंडली में प्रभावशील रहेगा। अब इसके पश्चात दूसरा सूत्र है चंद्र के बारे में। शुक्ल पक्ष की यदि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15 का मतलब पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन जो है 10 दिनों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र पूर्ण बलि कहे जाएंगे। अब इसके पश्चात चंद्र अशुभ स्थिति कब हो जाती है चंद्र की, यानी कि चंद्र अशुभ का मतलब कि वह जो है निरर्थक प्रभाव नहीं, बल्कि अशुभ का मतलब होता है तटस्थ हो जाएंगे, वह शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। वो समय कब होता है यदि व्यक्ति का जन्म, और कुंडली में आप देखेंगे उसमें लिखा भी रहता है कि आपकी जन्म किस तिथि में हुई है, किस पक्ष में हुआ है। तो कृष्ण पक्ष की जो है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 30 का मतलब होता है अमावस्या। ये पंचांग में भी नीचे आप देखेंगे लिखा रहता है। तो 30 की, और पुराने जो पंडित जी जो कुंडली बनाए रहते हैं हस्तलिखित, क्योंकि मैं भी स्वयं ही हस्तलिखित ही कुंडली बनाता हूँ, तो उस कुंडली में 30 अमावस्या की जगह पर 30 अंक ऐसा लिखा रहता है। तो 30 का मतलब होता है अमावस्या। तो षष्ठी यानी कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर के और अमावस्या पर्यंत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तक चंद्र जो होते हैं वह बिल्कुल बलहीन होते हैं, यानी उनका बल काम स्वयं का नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ हो जाते हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ। तो क्षीण चंद्र और चंद्र कब बलि और जो है पूर्ण बलि कब होते हैं आप तो इसको आप समझ गए। मैं चर्चा करूंगा इसके आगे का जो ग्रह है सूर्य। आप देख रहे होंगे सूर्य पापक ग्रह नहीं होते हैं, सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। किंतु मैंने इसलिए पापक ग्रह के उसमें लिखा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूर्य चूंकि आत्मक कारक ग्रह होते हैं, कहीं कहा गया ना कि अति सर्वत्र वर्जित, कहीं कहीं पर अति आत्मविश्वास भी उस व्यक्ति को के हार का या पराजय का कारण बनता है।
तो बहुत ज़्यादा अति विश्वास भी ठीक नहीं होता, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस। तो यदि सूर्य ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो कई बार उस व्यक्ति को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूर्य पापक ग्रह की श्रेणी में है, किंतु सूर्य क्रूर ग्रह है और सूर्य से अधिक पापक ग्रह मंगल है। इसीलिए हमने एरो का निशान बनाया कि सूर्य से अधिक पापक ग्रह मंगल। ये मैं नैसर्गिक जो है पापक ग्रह की बात कर रहा हूँ। इसके आगे मैं भावों पर भी आऊंगा। भाव का मतलब ये जो कोष्ठक बना हुआ है लग्न का, जो कुंडली आप में बनी रहती है, उसके आधार पर तो सूर्य के से अत्यधिक जो है प्रभावकारी अनिष्टकारी जो ग्रह होते हैं पापक ग्रह के रूप में मंगल होते हैं, और मंगल से अत्यधिक जो है पापक ग्रह पाप प्रभावकारी ग्रह शनि होते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि नैसर्गिक रूप से दो पापक ग्रह कहे गए हैं, उसमें क्षीण चंद्र और सूर्य का स्थान नहीं है। कौन कौन है? हमने उसके ऊपर दो यहाँ पर एक बिंदु बनाया है, यानी मंगल और शनि। ये दोनों नैसर्गिक, यानी इनका काम ही है पापक ग्रह यानी कि पाप फल को प्रदान करना, या जिस भी भाव में बैठे रहते हैं उस भाव के जो है निगेटिव चीज को ज्यादा ये ऑब्जर्व करते हैं, जबकि पॉजिटिव जो चीजें उस भाव की होती है उसको दबा देते हैं। यही होता है। और यदि इस ट्रिक को आप समझ जाएं कि हाँ ये कौन सा ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली में यदि तय कर लें या तय करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं। उस पापक ग्रह की निगेटिविटी से आप बचें, और उस पापक ग्रह के निगेटिविटी से आपको बचने के लिए जो उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, उस उपाय को या आप स्वयं भी उस उपाय को यदि करते हैं या समझ करके, तो निश्चित रूप से आपको उस अशुभता से आप बच जाएंगे, और आप जो है आपका उन्नति विकास को जो है में बाधक जो मंगल और शनि है वो नहीं रहेंगे, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। यही तो जन्म कुंडली है और यही तो ज्योतिष है। अब हम बात करेंगे नैसर्गिक पापक ग्रह में मंगल शनि, ये दो ही पापक ग्रह कहे गए हैं। अब हम बात करेंगे शुभग्रह की। देखिए शुभग्रह में चंद्र शुभग्रह है। केवल अशुभ ग्रह कब होते हैं? चंद्र, मैं बात अशुभ की बात कर रहा था, पापक ग्रह की। तो क्षीण चंद्र, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के कुंडली में चंद्र पापक ग्रह होते हैं। बाकी जितने भी हैं जिस प्रकार से हमने बताया है, कहीं पर मध्य बलि, कहीं पर पूर्ण बलि, और किसी जगह पर ऐसा होता है कि वह चंद्र बलहीन हो जाते हैं। लेकिन जब बलहीन होंगे चंद्र, चूंकि मन है ना, चंद्र जो है वो मन है, तो जिस भी ग्रह के साथ उनकी युति होगी या जिस ग्रह के से उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी, वैसा उनका प्रभाव स्वभाव हो जाएगा। इसका यह कतई मतलब यह नहीं है, बलहीन चंद्र का मतलब ये कतई नहीं कि वह अशुभ हो जाएंगे या पापक ग्रह हो जाएंगे। पापक ग्रह की श्रेणी में चंद्र केवल मात्र जो है कृष्ण पक्ष की अमावस्या और चतुर्दशी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में ही यह प्रायः देखा गया। अब हम बात करेंगे शुभग्रह की। देखिए शुभग्रह चंद्र और बुध, गुरु और शुक्र, ये चार ग्रह शुभग्रह में आते हैं। किंतु इसमें नैसर्गिक शुभग्रह कौन है? इसमें नैसर्गिक शुभग्रह जो है गुरु और शुक्र, ये जहां भी रहेंगे, जिस भी भाव में रहेंगे, उस भाव की निगेटिविटी को खत्म कर देंगे, और वहां की जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जो वहां का जो फल है, लग्न में रहेंगे तो लग्न में गुरु यदि बैठ गए तो उस व्यक्ति को सुंदर विवेक और साथ साथ में सुख, विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान, ज्ञान, धन, पुत्र, संतान, यश, मान, सम्मान सब दे देंगे। यदि वह गुरु द्वितीय स्थान बैठते तो यहाँ के तो वो कारक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे के भावों के फल को भी समझना चाहिए। शुक्र भी इसी प्रकार से यदि जिन जिन स्थानों पर बैठते हैं उन भावों के फल को बढ़ाते हैं। अगर यदि सपोज दैट यदि वह शुक्र षष्ठम भाव में बढ़ गए, ये शत्रु का भाव होता है, षष्ठमेश की जगह पर बैठ गए या षष्ठमेश होकर के षष्ठम स्थान में बैठ गए, तो क्या? तो इस पर एक मैं विस्तार से और भी कार्यक्रम में आपको प्रस्तुत करूंगा। इस कार्यक्रम में केवल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि शुभ ग्रह और पापक ग्रह, ग्रहों कुंडली में ग्रहों की शुभता, शुभ फल और अशुभ फल का कैसे इसको जाना जा सके। अब इसके पश्चात नैसर्गिक जो है शुभ ग्रह गुरु और शुक्र है। अब इसके बाद आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह तो नैसर्गिक हो गया, किंतु जन्म कुंडली में, जैसा कि मैं पूर्व के कार्यक्रमों में चर्चा करते रहता हूँ, आप कई बार कमेंट भी आए हैं कि आखिर महाराज जी बताइए, पंडित जी, आचार्य जी की इस प्रकार का जो ग्रहों की कुंडली में, हमारे कुंडली में यदि इस प्रकार ग्रह वहां बैठा तो उसका क्या फल होगा। तो देखिए आप स्वयं भी इसको जान सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जहां पर हमने राइट क्लिक किया है यह शुभ,
ये जो है ये इस स्थान का जो भी भावाधिपति अर्थात जो है, यदि यहाँ पर एक राशि होगा मेष राशि, तो मेष राशि के स्वामी है मंगल होंगे। तो मंगल यहाँ पर पंचमेश होकर के जिस भी स्थान पर जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के, अर्थात भाव का मतलब प्रथम भाव लग्न या धन का भाव होता है, या तृतीय सुख का भाव होता है, सहज भाव होता है, सुख का यह हो गया, यह विद्या का हो गया, यह शत्रु का हो गया, तो यह पत्नी का हो गया। तो जिस भी स्थान में लग्न मंगल जो है यदि पंचमेश होकर के या लग्नेश होकर के या भाग्येश होकर के बैठेंगे, उस भाव के शुभ फल को में वह कई गुना वृद्धि कर देंगे, अर्थात शुभ फल को वह मंगल देंगे, और वह उस भाव के अशुभता को कम कर देंगे। तो देखिए, जहां दुख कम हो जाए तो वहां सुख होता है, यह सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि जो नंबर वहां पर इन भावों में होगा, अर्थात यहाँ पर और इस स्थान पर जो भी यहाँ पर नंबर 2 होगा, तो 2 के स्वामी हमने पूर्व के कार्यक्रम बताया है कि वहां पर शुक्र होंगे। और यदि यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि 3 होगा, नंबर होगा जिसके स्वामी बुध हैं, इसके स्वामी, इस लग्न के स्वामी लग्नेश कौन हुए? बुध हुए। इस प्रकार से समझना चाहिए। बुध यदि कहीं पर भी बैठे रहेंगे तो वहां की शुभता को देंगे। अब आपको ये बता दूं कि अशुभ प्रभावकारी इस भाव के अधिपति के अनुसार कौन सा ग्रह आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव देंगे। तो देखिए, शुभ तो आपको मैंने बता दिया कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश जिस भी स्थान पर बैठेंगे उस स्थान की शुभता को बढ़ा देते हैं। किंतु ये जो है ये छठा भाव है। ये कौन सा भाव है? छठा भाव। और ये 8वां भाव। छठे और 8वें भाव के स्वामी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर यदि एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक के स्वामी चूंकि मंगल होंगे, तो यदि यह मंगल षष्ठेश होकर के षष्ठम स्थान में मंगल बैठेंगे तो वह अजात शत्रु बना देते हैं, यानी कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन में शत्रु रहते ही नहीं है। मंगल बड़े साहसी ग्रह होते हैं ना। यदि सूर्य राजा ग्रहों का होता है तो जंगल का राजा मंगल भी होता है, जो एकांतवासी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मंगल है वह मंगल यहाँ पर बैठते हैं तो वह शत्रु हंता हो जाते हैं। किंतु यदि लग्नेश षष्ठेश का होकर के यह मंगल अन्य किसी भी भाव में बैठेंगे तो उस भाव के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि मंगल हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। मंगल हमेशा किसी की सहमति, सहयोग या उनकी सहायता की उनको आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं जहां भी रहते हैं वहां उस कंपनी का, कार्यालय का, ऑफिस का स्वयं बॉस बनकर के रहते हैं। ये किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने अधीन सबको रखना चाहते हैं। मंगल का यह स्वभाव होता है। जबकि सूर्य भी राजा है, किंतु सूर्य नीति शास्त्र और नीतिगत राज करते हैं। अर्थात जहां पर उनको लगता है कि नहीं यहाँ समन्वय की आवश्यकता, वह समन्वय स्थापित करते हैं। जहां पर उनको लगता है इसको दंडित करना चाहिए तो उसको दंडित करने का कार्य करते हैं। किंतु मंगल का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, केवल मात्र जो है। तो इसलिए अगर यदि यहाँ पर 2 हो जाए अंक तो इसके स्वामी शुक्र हो जाएंगे, जहां भी बैठेंगे वहां की शुभता कम कर देंगे। यदि शुक्र यहाँ से यदि यहाँ 2 अंक हो या 7, इनके स्वामी चूंकि शुक्र होते हैं, यदि शुक्र षष्ठेश होकर के लग्न में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित दिक्कत, रक्त विकार या शुक्र जो होते हैं वह जो है जितने भी अवयव हैं, विशेष करके शुक्र सूर्य दोनों मिलकर के हड्डी से संबंधित दिक्कत दे देते हैं, चर्म से संबंधित दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके वह कई प्रकार की परेशानियां या चेहरे या शरीर पर का आकर्षण वो जो है कम कर देते हैं। यदि द्वितीय स्थान में शुक्र बैठ जाए तो धन तो होगा, लेकिन धन के आय का जरिया माध्यम बहुत खराब होगा। तो इस प्रकार से आगे भी मैं विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन मैं केवल इस कार्यक्रम में यह बताना चाह रहा था कि आपकी कुंडली में कौन ग्रह अशुभ प्रभाव देगा और कौन ग्रह शुभ प्रभाव देगा। लेकिन देखिए, यदि षष्ठेश और अष्टमेश यदि कोई भी ग्रह जहां पर भी बैठे रहेंगे उस ग्रह उस भाव की अशुभता को बढ़ा देंगे, उस भाव की निगेटिविटी में वृद्धि करेंगे और उस भाव की पॉजिटिविटी को जो है बिल्कुल कम कर देंगे या न के बराबर कर देंगे। तो ये जो है अशुभ हो गया, यह अशुभ प्रभावकारी हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, कौन ग्रह नैसर्गिक पापक ग्रह है, कौन ग्रह क्रूर है और किसका कुंडली में शुभ प्रभाव होता है और किस ग्रह की कुंडली में अशुभ प्रभाव होता है। धन्यवाद।